नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यो रक्षा, दवा आदि क्षेत्रों में 100% विदेशी पूंजी की अनुमति की वाहवाही चौतरफा है, मगर कारोबारी दुनिया में अधिक। देश के राजनीतिबाज इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस लेफ्ट में सोचा जा रहा है कि इससे सरकार के लिए जीएसटी पास कराना मुश्किल होगा। सरकार ने ममता बनर्जी, जयललिता आदि से बात करके जीएसटी पर बात आगे बढ़ाई है। इस मामले में कांग्रेस अलग थलग पड़ी है। तभी माना जा रहा था कि छत्रपों की मदद से सरकार राज्यसभा में जीएसटी बिल को पास करा लेगी, मगर अब कांग्रेस, आप पार्टी, लेफ्ट और क्षेत्रीय पार्टियां 100% विदेशी पूंजी के मुद्दे पर राजनीति करती हुई लगती है। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को संसद में घेरा तो उसका असर जीएसटी बिल पर पड़ेगा। विदेशी पूंजी की नई छूट को फेमा नियम में संशोधन और उस पर रिजर्व बैंक की अधिसूचना को लोकसभा व राज्यसभा में रखना होगा। दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के लिए मंजूरी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बहसबाजी और हल्ले में कांग्रेस लेफ्ट प्रचार करेगी कि देश को बेच दिया है। मजेदार बात है कि रक्षा के क्षेत्र में मनमोहन सरकार ने भी एफडीआई का दरवाजा खोला था। वहीं कांग्रेस अब तकनीकी पेच पर विरोध जतला रही है। मोटे तौर पर विदेशी पूंजी की अनुमति के फैसले का स्वागत है, तो उसके बहाने आम जनता को भड़काने की कोशिश भी कम नहीं होनी है। संदेह नहीं कि मोदी सरकार के 2 साल में एफडीआई का फैसला सर्वाधिक अहम और साहसी है। इन फैसलों से सरकार आर्थिकी के कायाकल्प व सुधार के गियर में आई है। संसद का मानसून सत्र एफडीआई और जीएसटी के 2 ऐतिहासिक फैसलों का गवाह होगा, पर विपक्ष की घेरेबंदी भी देखने को मिलेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 जून को अपने वुजरा के साथ एक अहम इजलास कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने वजारतों के कामकाज के तज्जिये के लिए वुजरा के साथ कई बार इजलास किया है, लेकिन जुमेरात को होने वाले इजलास को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मोदी काबीना के कई मेंबरान के लिए ये विदाई इजलास हो सकता है। इस इजलास में वजीर अपने अपने महकमे के कामकाज का ब्यौरा देंगे, जबकि वजीर आजम के पास कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से तैयार किया गया हर वजारत का ब्यौरा पहले से मौजूद है। बहरहाल इस इजलास के फौरन बाद मोदी हुकूमत में रद्द-बदल हो सकता है। बाखबर जराये के मुताबिक 1 से 6 जुलाई और 12 से 17 जुलाई के बीच की 2 तारीखों के दरमियान रद्द-बदल हो सकता है। वजीर आजम 7 से 11 जुलाई तक 5 रोजा अफ्रीकी दौरे पर जा रहे हैं। उनको 4 अफ्रीकी ममालिक का दौरा करना है। खबर है कि 18 जुलाई से ऐवान का मानसून इजलास शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बीच में हुकूमत में रद्द-बदल मुमकिन नहीं है, इसलिए बीजेपी के रहनुमा मान रहे हैं कि 7 जुलाई से पहले हुकूमत में रद्द-बदल मुमकिन है। इसके साथ ही बीजेपी तंजीम में भी तब्दीली होनी है। अमित शाह अपनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल करेंगे। इसके अलावा दिल्ली और बिहार में सूबाई बीजेपी सदर के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। दोनों रियासतों की सूबाई मजलिस आमला के इजलास में इस बारे में तबादला ख्याल किया गया है और पार्टी आला क़यादत को इसकी इत्तला दे दी गई है। कांग्रेस पार्टी के तकरीबन तमाम इलाकाई इन दिनों आजाद हो गए हैं। उन्होंने किसी न किसी तरीके से कांग्रेस आलाकमान को बता दिया है कि उनके कामकाज में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, वीरभद्र सिंह, हरीश रावत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अधीर रंजन चौधरी वगैरह कुछ ऐसे इलाकाई हैं जो अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। पंजाब के सूबाई सदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब पार्टी पर इस बात का दबाव बनाया है कि वजारत आलिया के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जाए। इशारों ही इशारों में उन्होंने कांग्रेस क़यादत को बताया है कि उनकी मर्जी नहीं चली तो वो अलग पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल वो 37 अराकीन असेंबली को लेकर अलग पार्टी बनाने वाले थे। इस तरह उन्होंने बताया है कि पार्टी के अराकीन असेंबली पर उनकी कैसी पकड़ है। उन्होंने अपनी रिश्तेदार आशा कुमारी को पार्टी का इंचार्ज भी बनवा लिया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने पार्टी आलाकमान को 2 टुक अंदाज में कहा है कि वो किसी गलतफहमी में न रहे। उन्होंने कहा कि वो न सियासत छोड़ने वाले हैं और न इक्तदार पर दावेदारी। आनंद शर्मा को हिमाचल में रहनुमा बनाए जाने की कोशिशों पर उनका ये हमला था। ऐसे ही हरीश रावत ने दबाव डालकर इस बात को यकीनी करवाया कि स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद पार्टी आलाकमान किसी नए नाम पर गौर न करे। हुड्डा ने एवान बाला के इंतखाबात में और चौधरी ने सीपीएम से मफाहमत में अपनी ताकत दिखाई है।
कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी और दीगर सभी जमातों के रहनुमाओं को हैरान परेशान करके रखा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस बिना पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगला वजीर आला कांग्रेस का होगा। कई रहनुमा और सियासी माहिरीन उनकी बातों को संजीदगी से लेते हैं। उन्होंने सबसे अलग हटकर गुज़िश्ता साल बिहार इंतखाबात के वक्त कहा था कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस इत्तेहाद को 180 सीटें आएंगी और वाकई में उसे 178 सीटें मिली। इसलिए उत्तर प्रदेश सीएम के बारे में उनके बयान को कई लोग संजीदगी से लेने लगे हैं। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं और अगर हंग असेंबली बनी तो हुकूमत बनवाने में कांग्रेस का किरदार हो सकता है। लेकिन ये इस बात पर मुनहसिर रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से सीएम का दावेदार किसे बनाया जाता है। कांग्रेस के बाखबर जराये का कहना है कि दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने दावेदार बनने से इनकार कर दिया है। पार्टी आला कमान को भी इससे राहत मिली है। इसके बाद कांग्रेस जराये का कहना है कि सिर्फ प्रियंका गांधी और वरुण गांधी बचते हैं। या तो प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी के यहाँ से हरी झंडी मिल गई है कि इंतखाबात से पहले प्रियंका को उतारा जाएगा, या जैसी बहस है कि उन्होंने वरुण गांधी से बात कर ली है कि अगर बीजेपी उनको दावेदार नहीं बनाती है तो कांग्रेस उन्हें अपना चेहरा बनाकर पेश कर सकती है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आरएसएस से जुड़ी तंजीम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से कहा है कि वो उसकी इफ्तार दावत में न आए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 2 जुलाई को पार्लियामेंट की एनेक्सी में इफ्तार की दावत दी है। इसके लिए उसने पाकिस्तान हाई कमिश्नर को भी न्योता दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद बासित ने जो बयान दिया उससे नाराज होकर मंच ने उनको दिया गया दावतनामा वापस ले लिया। जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन बासित ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में इफ्तार की दावत रखी थी। वहाँ सहाफियों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस तरह के सवाल न पूछें, ये इफ्तार की दावत है, एंजॉय करें। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उनको कहा कि वो उनकी दावत में न आए। मंच के कन्वेनर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इस बार का इनकाद काफी बड़ा है और 35-40 मुस्लिम ममालिक के सफीर और हाई कमिश्नरों को इसमें बुलाया गया है। एमटीसीआर में हिंदुस्तान को मुकम्मल रुकन बनाए जाने से चीन भड़का है। उसने हिंदुस्तान को नसीहत देते हुए कहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान क्यों अमेरिका के पीछे भाग रहा है। चीन ने कहा है कि हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि अमेरिका ही पूरी दुनिया नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के इदारिये में ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान में हुब्बुल वतनी की कमी है और वो मगरबी ममालिक के पीछे भाग कर खुद अपना नुकसान कर रहा है। चीन ने कहा है कि एनएसजी पर मिली नाकामी के लिए हिंदुस्तान के रहनुमा चीन को कोस रहे हैं, लेकिन वो अपनी कमी नहीं देख रहे हैं। एनएसजी में हिंदुस्तान की रुकनियत के सवाल पर चीन ने गोलमोल जवाब दिया। उसने कहा कि उसे हिंदुस्तान की रुकनियत से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसूल कानून तोड़कर वो हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर सकता है। मालेगांव बम धमाकों की मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत नहीं मिली है। इस मामले की तफ्तीश कर रही एनआईए की खुसूसी अदालत ने साध्वी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एनआईए की खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते इस मामले पर समाअत पूरी कर ली थी और फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख तय की थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गुज़िश्ता 8 साल से जेल में है। गुज़िश्ता दिनों तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें साध्वी प्रज्ञा समेत 6 मुलजमीन को क्लीन चिट दी गई थी। उसके बाद ही साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी थी। इस मामले में मारे गए लोगों के अहले खाना ने जमानत अर्जी की मुखालफत में अर्जी दाखिल की थी। मरकजी हुकूमत की सभी वजारतों और महकमों के कामकाज, बड़ी हसूलियाबियाँ और प्रोग्राम्स का ब्यौरा अब हर महीने जारी किया जाएगा। वाज़ेह है मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने ही 2 साल पूरे होने के मौके पर 2 साल के कामकाज का ब्यौरा जारी किया है, लेकिन अब काबीना सेक्रेटरिएट ने सभी वजारतों के सेक्रेटरी को एक हुक्म जारी किया है। इस हुक्म में कहा गया है कि वो हर महीने किए जाने वाले बड़े फैसलों, बड़ी हसूलियाबियों और अहम वाकयात का ब्यौरा मंजर-ए-आम करें। गुज़िश्ता हफ्ते भेजे गए हुक्म में कहा गया है कि हुकूमत के कामकाज में बड़े दायरे में शफाफियत को यकीनी करने और लोगों को हुकूमत के कामकाज के बारे में तमाम इत्तलात मुहैया कराने के लिए जरूरी है कि सभी महकमे अपने कामकाज का ब्यौरा मंजर-ए-आम करें। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य 1 जुलाई को अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने 1 जुलाई को लखनऊ में अपने हामियों और कारकुनान का इजलास रखा है। वो इसे कामयाब बनाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस इजलास की कामयाबी से उनका सियासी कद तय होगा। माना जा रहा है कि वो बीजेपी के रहनुमाओं के राब्ते में हैं। पहले उनके सपा में जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन खुद मौर्य ने सपा की मजम्मत करके उसे ठेंगा दिखा दिया। मौर्य के तई बीजेपी का रुख मुस्बत है। उनको बीजेपी में लिए जाने के बारे में पूछने पर
पार्टी सदर अमित शाह ने कहा कि साफ सुथरी और मेहनत का शबीह वाले लोगों को बीजेपी जरूर मौका देगी। बीजेपी के दूसरे रहनुमाओं ने खुलकर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल होंगे, हालांकि उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। रक्षा, दवा, सिंगल ब्रांड आदि में विदेशी पूंजी के लिए सरकार ने दिल खोल जो दरवाजा खोला है, उसने संघ के संगठनों को ठनकाया है तो विरोधी पार्टियों को विरोध का मुद्दा दिया है। विपक्ष मोदी सरकार को देशी विदेशी कंपनियों की हितैषी सरकार व देश को बेचने जैसे आरोप लगा रहा है। एफडीआई का फैसला कई तरह की क्रिया प्रतिक्रिया लिए हुए, इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। आइंदा महीने शुरू होने वाले ईवान के मॉनसून इजलास का एजेंडा तय होने लगा है। हुकूमत अपना एजेंडा बना रही है और ऐसे बिलों की फहरिस्त बन रही है जिन्हें इस इजलास में पास कराना है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस उन बिलों की फहरिस्त बना रही है जिन्हें रोकना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी दीगर ऑपोजिशन जमातों को भी साथ लेने की कोशिश में है। हुकूमत की तरफ से ईवान वाला में जीएसटी बिल को पास कराने की कोशिश होगी। इस पर वजीर खजाना अरुण जेटली का दावा है कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी सूबे रजामंद हो गए हैं। इसका इशारा भी गुज़िश्ता दिनों मिला जब केरल के वजीर खजाना ने जीएसटी की हिमायत की। जीएसटी बिल पर बीजेपी ने कांग्रेस को तने तनहा किया है, लेकिन अब कांग्रेस को कई इलाकाइयों में एफडीआई की हद बढ़ाने और एफडीआई के उसूलों को नर्म बनाने के फैसले का इश्यू मिल गया है। कांग्रेस ने एफडीआई को लेकर हुकूमत पर जबरदस्त हमले किए हैं। मोदी और जेटली के पुराने ट्वीट निकालकर उनको घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि एफडीआई का नाम सुनते ही भड़कने वाले मजदूर यूनियन इस पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इसकी वैसी मुखालफत नहीं हुई है जैसी आमतौर पर होती रही है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि एफडीआई के ज्यादातर फैसलों में सिर्फ उसूलों को नर्म बनाया गया है, कोई नया हलका नहीं खोला गया है। जिन हलकों में 100% सरमायाकारी की मंजूरी देने का हल्ला हुआ है, उसमें पहले से 100% सरमायाकारी की इजाजत थी। फर्क इतना है कि पहले FIPV की मंजूरी के बाद सरमायाकारी की इजाजत होती थी और अब सीधे मंजूरी वाले रास्ते से सरमायाकारी की इजाजत होगी। कुल मिलाकर तकनीकी चीजों को ज्यादा बदला गया है और पॉलिसी साज फैसले कम हुए हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा फैसला खुर्दा हलके में एफडीआई पर होना है, लेकिन हुकूमत ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। तभी बीजेपी का कहना है कि पहले भी वो खुर्दा कारोबारियों के मफाद के दिफा के लिए ही आवाज उठाती थी, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी इश्यू बनाने की तैयारी कर रही है। दिफाई हलके में 100% सरमायाकारी को उसने मुल्क की सिक्योरिटी की फिक्र से जोड़ा है। उसका कहना है कि इससे मुल्क की सफारती सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगी। बाया महज जमातों का इस पर कांग्रेस को साथ मिला है और चूंकि जनता परिवार की तमाम जमातें एफडीआई की उसूली मुखालफत करती रही है, इसलिए वो जीएसटी पर भले ही हुकूमत का साथ दे रही है, लेकिन एफडीआई के मसले पर हुकूमत की मुखालफत करेगी। इसलिए कांग्रेस इस मसले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि एफडीआई का मसला तहवील आराजी कानून जैसा बन सकता है। कांग्रेस ने हिज़्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद करके तहवील आराजी बिल रुकवाया था और हुकूमत को इसे वापस लेने के लिए मजबूर किया था। उसी तरह माना जा रहा है कि कांग्रेस एफडीआई पर भी तहरीक चलाएगी और हिज़्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद करेगी। ऐवान के मॉनसून इजलास में एफडीआई एक बड़ा इश्यू होगा। दूसरी जानिब हुकूमत पर भी दबाव बढ़ा है, उसने इतना बड़ा फैसला किया है तो इसके नताइज दिखने चाहिए। अगर जल्द ही कुछ बड़ी सरमायाकारी नहीं आती है तो हुकूमत की अलग किरकिरी होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विदेशी पूंजी के सियासी बवाल पर चर्चा करेंगे। आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की छूट को देश बेचने माफिक बताया है। उधर कांग्रेस के आनंद शर्मा, लेफ्ट के सीताराम येचुरी ने जैसी आलोचना की है उससे आगामी संसद सत्र में खासा हल्ला होना है। राजनीतिक टकराव में आर्थिक मुद्दे हावी होते लगते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, नरेंद्र मोदी सरकार के विदेशी पूंजी को लेकर जो फैसले हुए हैं उस पर कांग्रेस, आप और लेफ्ट ने विरोध का फैसला किया है। क्या लगता है आपको कि ये एक सियासी मसला बड़ा बनेगा?
ये मामला बड़ा बन नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये जो तीनों पार्टियां हैं ये तो बहुत पहले से पता है कि जो भी मोदी सरकार करेगी, कुछ भी करेगी, उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप विदेशी निवेश का, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डिफेंस में और सिविल एविएशन में और मोबाइल कैरेजेज में और फार्मास्यूटिकल्स में जो सरकार ने फैसले लिए हैं, उन फैसलों का बहुत क्या कहते हैं, बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। क्योंकि अब देखिए, जैसा कि ये अभी आपको पता होगा कि 2015-16 में इंडिया बिकेम भारत जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन निवेश के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन, 56 बिलियन डॉलर्स। सवाल ये है कि अब पैसा दुनिया में है, आप अगर पैसा नहीं लेंगे तो चीन जाएगा, दूसरी श्रीलंका जाएगा, अफ्रीका जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा। तो आप ये जो सोच है, ये सोच ही बहुत ही नेगेटिव सोच नहीं, वो सोच है, लेकिन ये सोच ये आरएसएस के स्वदेशी मंच से लेकर कईयों की है कि भारत को अपनी आत्मनिर्भरता और विदेशी पूंजी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। और इसमें जैसे डिफेंस के मामले में है, कांग्रेस का तर्क ये कि जो नई तकनीक आने की शर्त पहले थी वो अभी नहीं मानी, और 100% एकदम डिफेंस के अंदर देना। तो इसमें ये कि ये रक्षा के मामले में और उसमें अपने हितों के साथ में समझौता करना है। अच्छा, 70 साल में मान लिया, 70 साल में हमने कितने प्लेन बना लिए? एक प्लेन बना था, उसमें भी रिवर्स उल्टा मैन पावर फ्लो हुआ था। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कर्ट टैंक, हिटलर के जर्मनी के, वो यहाँ पर आए तो हंटर प्लेन वो पहली बार हमने बनाया। उनके मरने के बाद एक प्लेन नहीं बना। आज तक हमने कितने अपनी प्लेन जो है, एक एलसीए जो है, वो 40 साल से हम उड़ाई ही जा रहे हैं। एक मेन बैटल टैंक हमसे नहीं बनता। अगर हमने मारुति को आने नहीं दिया होता तो कारें वही एम्बेसडर के युग में रहती। ये देखिए, ये सब बोलने की बात होती है। एक तरफ राजनीति है, एक तरफ व्यावहारिकता है। सवाल तो व्यावहारिकता के हिसाब से दवा क्षेत्र के अंदर को भी लेकर कई चिंता, तो मतलब आपके अनुसार इसमें सरकार ने सोच समझकर पूरे तरह से कायदे से किया? सरकार सोच समझ करके चल रही है, और उन्हें पता है कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर एक बोइंग जैसी कंपनी आकर के फाइटर प्लेन बनाती है, उसमें नहीं तो आप बाहर से खरीदेंगे। जैसे 36 रफाल खरीद रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। अगर आपने वही प्लेन यहाँ पर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बनना शुरू होता, तो एक तो आपके लोगों को, अपने लोगों को नौकरियां मिलती, छोटी नौकरियां से लेकर के बड़ी नौकरियां तक। दूसरी, वो स्किल इन द प्रोसेस, हमारे आदमी वहां पर काम करते तो स्किल भी सीखते। अच्छा, उसके बाद टैक्स लगती है, एक्साइज, कस्टम्स वगैरह, तो 50% तो आपका दाम ऐसे ही घट जाता है, और फिर उसके बाद आप प्लेन लेते तो वो आपको और सस्ती पड़ती। विदेशी पूंजी को लेकर हमारे 70 सालों में पूरी बहस रही है, और आज भी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि ये बड़ी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े उद्योगपतियों के पक्ष वाली बातें हैं। इन सब आलोचना में कहीं कहीं तो मतलब इसके लिए जनमानस जो माहौल बनना चाहिए, सियासी माहौल, वो माहौल तो नहीं है। नहीं, जनमानस को पता है कि उनको नौकरी चाहिए। ये जो अपने चिंतक लोग हैं ऊपर में बैठे हुए, अगर इन्होंने क्या कहते हैं, ये करप्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी को बैकअप नहीं किया होता और लोगों को घास नहीं खिलाया होता, तो ये स्थिति हिंदुस्तान कहां से कहां चला जाना था। और जब 70 के दशक में नॉर्थ ईस्ट एशिया के देश वो टाइगर बन रहे थे, उन्होंने अपना ओपनिंग अप किया, तो यहाँ पर नेशनलाइजेशन का स्लोगन चल रहा है। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स बाजी बहुत ज्यादा होती है। 70 साल से राजनीति हुई है, गरीबों के नाम पर हुई, और गरीबों का इसमें कोई भला नहीं हुआ है। अभी जो राजनीति हो रही है मोदी साहब के नेतृत्व में, कम से कम इसमें कोई आडंबर नहीं है, झूठ। उनका मानना है पैसे की अपनी राजनीति होती है, और पैसा वहीं जाएगा जहां पर उसे 2 पैसे की प्रॉफिट मिलेगी। कोई आपके ऊपर क्या कहते, कोई आपको मुफ्त में कुछ देने आ नहीं रहा है। तो अगर आपको उद्योग धंधे बढ़ाने हैं तो ऐसी नीतियां बननी चाहिए, और बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों को लगे कि वहां पर उनका पैसा नहीं। पर मेरा एक ये कहना है कि देखिए, डिफेंस का मामला हो या बाकी में, कईयों के अंदर विदेशी पूंजी को
आने देने की पहले भी अनुमति दी गई, मनमोहन सरकार के समय भी कई फैसले हुए, फिर भी नई कंपनियां आई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का काम का माहौल, यहाँ की जमीनी हकीकत भी अभी वैसी नहीं बनी हुई है। ये बाधा तो अपनी, हाँ, उस समय 100% नहीं दिया ना, उस समय 100% ओनरशिप नहीं दी। हाँ, आपने कभी मतलब 100% ओनरशिप देने से आपको विश्वास है कि कंपनियां, विदेशी कंपनियां आएगी, तब आएंगी। उनका भरोसा है कि बस हाँ ये स्थिति हमारे लिए बेहतर है। अब आए चाहे नहीं आए, मोदी जी ने कह दिया कि भाई आपको हम जो चीज आप मांग रहे थे 100% FDI, हाँ वो तो 75% मांग रहे थे, उन्होंने कहा ये लो तुम 100% FDI आओ। क्योंकि हमारे नेबरहुड में जो आपको याद होगा कारगिल के समय जो गोले 2 रुपए के थे वो 20 रुपए और 50 रुपए में हमें खरीदने पड़े। हाँ, तो वो स्थिति जहां पर दो दुश्मन आपके बॉर्डर पर हाँ घात की तरह बैठे हुए हैं और आपको रोज उस नाते डिफेंस का फैसला बहुत जरूरी और वक्त का तकाजा है। मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।